बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की लिखी हुई चिट्ठी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है और इसे शेयर करते हुए सरकार के महत्वपूर्ण कामों और उपलब्धियों का जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की लिखी हुई ये चिट्ठी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने देशवासियों का जिक्र किया है। मेरे परिवारजनों कहते हुए बताया है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया है, सरकार के क्या कुछ महत्वपूर्ण काम रहे, सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि चिट्ठी में साफ साफ पीएम ने लिखा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है सकारात्मक बदलाव। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सलाहकार संपादक संजय राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है, ऐसे में पीएम मोदी की ऐन पहले लिखी गई ये चिट्ठी लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के मन पर क्या असर डाल सकती है? देखिए किरण, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के साम दाम दंड भेद की नीति बखूबी समझते हैं, ऐसा लगता है। आपको याद होगा कि 2019 में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को देश का चौकीदार बताया। 2024 आते आते वो परिवारी जन में बदल गया, यानी अब पूरे देश को अपना परिवार मान लिया और उसका अभिभावक के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पत्र एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों से इमोशनली जुड़ने का एक प्रयास है। विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए विशेष है। प्रधानमंत्री मोदी के पत्र का ये हिस्सा ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे वो लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पत्र में जाहिर सी बात है अपने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया है और ये जताने की कोशिश की है कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा जो काम हुआ है ये 10 वर्ष में हुआ है और देश लगातार तरक्की खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक भावुक अपील है और ऐसी भावुक अपील का भारतीय लोकतंत्र में एक अलग ही प्रभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपको बता दें कि धार्मिक भावनाओं की बात कर ली जाए तो राम मंदिर आंदोलन से लेकर के तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों का विकास है जो लोगों को भावनात्मक रूप से वोटों के ध्रुवीकरण करने में सहयोग करता है। कुल मिलाकर ये पत्र उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि वो भावुक अपील है, वो भावनात्मक अपील है जिससे जनता को अपने साथ लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब होना चाहते हैं। जी, बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी में विकसित भारत संकल्प के तहत जो जनता से भाजपा मिलने की कोशिश कर रही है, सुझाव मांगने की कोशिश कर रही है, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया है। तो क्या अब भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस चिट्ठी को भी खूब भुनाने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये अब घर घर पहुंचेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपील किया हुआ ये पत्र है। मोदी जी ने कहा है कि सकारात्मक बदलाव ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और पूंजी है। उन्होंने लिखा कि अपनी हर नीति और निर्णय के जरिए हमने किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का ईमानदार प्रयास किया और इसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने है। लेकिन निश्चित तौर से इस पत्र के साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो चुनावी बॉन्ड का मामला सबके सामने आ रहा है, एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसबीआई फाइनल रूप से ये देगी कि किसने चुनावी बॉन्ड खरीदा और किसने इसको भुनाया, तो हमें लगता है कि ये आने वाले दिनों में एक बड़ा मुसीबत बनेगा और इसी की काट के रूप में ये हमें लगता है कि जो पत्र प्रधानमंत्री की ओर से जारी किया गया है, जिससे भावनात्मक रूप से जो जनता उनसे जुड़ी हुई है, वो कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी बॉन्ड और तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से उसकी ओर ना बह जाएं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक प्रयास किया गया है। इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, बहनों, भाइयों और अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग वर्ग के लिए किए गए कामों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने समृद्ध सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान को साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। जी संजय जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रदेश के एक जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मुरादाबाद को 513 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात सीएम योगी की ओर से दी जाने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का भी सीएम योगी शिलान्यास करने वाले हैं। रामपुर में 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज किया जाएगा। दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी स्टेडियम में सीएम योगी का कार्यक्रम
तय हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश भर को तोहफे दे रहे हैं, तमाम सौगातों की बौछार कर रहे हैं और ऐसे में आज मुरादाबाद को 112 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। बड़ी खबर है, जहां आज के दिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक 6 से 8 चरणों के बीच लोकसभा का ये पूरा चुनाव होगा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से वोटिंग भी शुरू हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों पर इस खबर पर सबकी नजर बनी हुई है। जालौन से खबर है, जहां यूपी के थानों में ही महिला सिपाहियों के सुरक्षित ना होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि थाने में तैनात महिला सिपाही ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना नदी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, जहां जालौन के नदी गांव थाने में एक महिला सिपाही ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है और हैरान करने वाली बात यह है कि जिले के ही एक सिपाही पर यह दुष्कर्म का आरोप लगा है। महिला सिपाही ने पहचान के ही एक सिपाही पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। वहीं लगातार अब ये बात भी हो रही है, ये खबर चर्चा में बनी हुई है कि महिला सिपाही थानों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। ये खबर जालौन के नदीगांव थाने की बताई जा रही है, जहां पर पहुंचकर एक महिला सिपाही ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि रेप करने का आरोप भी एक सिपाही पर ही लगा है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, क्या ये दोनों सिपाही एक ही थाने में तैनात थे या फिर क्या कुछ अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई? जी किरण जी, मैं आपको बता दूं जी, एक ही दोनों थाने में तैनात थे। नदीगांव थाना पड़ता है थाना जी, इसमें कौन सर्किल में आता है, जहां पर एक ही थाने में दोनों सिपाही तैनात थे। कई बार बताया गया, जब मेरे संबंध में मेरी सीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला गंभीर है और तत्काल ही इसको सिपाही को कार्रवाई की गई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या फिलहाल किसी अधिकारी की ओर से कोई भी बयान सामने आया है? नहीं, अभी तक तो कोई भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। सभी लोग इसमें मामले में रात से ही जुटे हुए हैं। जो भी आता है उन्होंने सुबह, जैसे अभी बताया गया है कि दोपहर में इसमें संबंध में तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था और कार्रवाई के लिए आगे अधिकारी अभी तक कोई सामने नहीं आए। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजकुमार। लखनऊ में 28 फरवरी को हुई फायरिंग का मामला एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें, फायरिंग के दौरान घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते फायरिंग को अंजाम दिया गया था, जिसमें आनंद यादव घायल हुए थे, जिनकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ बदमाश फरार है। पुलिस लगातार उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। आपको याद दिला दें, ये पूरा मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है, जहां 28 फरवरी को फायरिंग हुई थी। आनंद यादव नाम के शख्स को गोलियों से भुनने की कोशिश की गई थी। आनंद फानन में आनंद के घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अब तक इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से खबर है, जहां व्यापारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ था और खुद को गोली मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की। वहीं बताया जा रहा है गोली लगने से 46 साल के हर्षित टंडन की मौत भी हो गई है। सुसाइड नोट में टंडन ने मौत की वजह भी लिखी है। बता दें, हर्षित टंडन एक व्यापारी थे, जहां बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा है कि कर्ज से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
पूरा मामला बीबीडी ग्रीन सिटी के लोटस इनक्लेव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले व्यापारी हर्षित टंडन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जैसे ही गोली लगने की आवाज सुनाई दी, तुरंत हर्षित को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुशीनगर से खबर है, जहां लापता शख्स का शव नहर से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है मृतक की शिनाख्त शहाबुद्दीन के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 45 साल है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला खड्डा थाना क्षेत्र के कोहरगड्डी गांव का बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, जहां फौज में मेडिकल टेस्ट पास कराने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ठगी करने वाले गिरोह के पूर्व सैनिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में आर्मी इंटेलिजेंस जुटी हुई है। लखनऊ से खबर है, जहां मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपील की है। खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि सीएए से मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। फरंगी महली ने साफ कहा है कि विरोध के लिए मस्जिद का इस्तेमाल ना करें। सीएए घबराने की कोई चीज नहीं है। एक बार फिर से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से अपील की है, उनसे कहा है कि सीएए से घबराने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से खबर है, जहां इंदिरा नहर में बेकाबू होकर एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से कार में सवार दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार कार अचानक ही बेकाबू होकर इंदिरा नहर में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।